इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अभी तक हम रूसो का परिचय पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक अवस्था पढ़ चुके हैं और रूसो का सामाजिक समझौता पढ़ चुके हैं। तो जब हमने रूसो का सामाजिक समझौता पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि सभी व्यक्ति मिलकर के एक समझौता करते हैं जो सामान्य इच्छा पर आधारित होता है। तो इस वीडियो में हम उस सामान्य इच्छा के बारे में जानेंगे। तो सामान्य इच्छा में सबसे पहले तो पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में यथार्थ इच्छा, उसके बाद में आदर्श इच्छा और उसके बाद सामान्य इच्छा का सिद्धांत और उसके बाद में सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विशेषताएं या फिर सामान्य इच्छा की विशेषताएं और उसके बाद में सामान्य इच्छा की आलोचना और इसका महत्व है। तो सबसे पहले देखते हैं सामान्य इच्छा की भूमिका। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य का मतलब प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य। तो रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा था। प्राकृतिक अवस्था एक आदर्श अवस्था थी। निजी संपत्ति की उत्पत्ति के कारण प्राकृतिक शांतिमय जीवन नष्ट हो गया। तो रूसो क्या कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य था वह बिल्कुल निर्दोष था, निष्पाप था, वह स्वार्थी नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से अच्छा था। लेकिन जब निजी संपत्ति की उत्पत्ति हुई तो जो प्राकृतिक अवस्था की अच्छाई थी, जो शांति थी, वह नष्ट हो गई। चारों ओर तनाव का वातावरण पैदा हो गया। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा अपने सभी अधिकारों का समाज के प्रति समर्पण किया गया और सामान्य इच्छा पर आधारित सामाजिक समझौते का निर्माण किया गया। तो ये तो गई सामान्य इच्छा की भूमिका, यानी कि जब प्राकृतिक अवस्था की शांति नष्ट हो गई और निजी संपत्ति उत्पन्न हुई तो उस निजी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए सभी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकारों का समर्पण समाज के प्रति कर दिया और सामान्य इच्छा पर आधारित सामाजिक समझौते का निर्माण किया। अब देखते हैं यथार्थ इच्छा यानी कि एक्चुअल विल क्या होती है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है। यह केवल व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखती है तथा सामाजिक हित का विचार नहीं करती। यह व्यक्ति की अविवेकपूर्ण सोच का परिणाम होती है। यथार्थ इच्छा समाज विरोधी होती है। तो यथार्थ इच्छा क्या होती है, एक्चुअल विल क्या होती है कि यह व्यक्ति के स्वार्थ पर आधारित होती है। इस इच्छा के अंतर्गत व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, वह समाज की भलाई के बारे में नहीं सोचता है। अब देखते हैं आदर्श इच्छा यानी कि रियल विल। यह व्यक्ति की वह इच्छा होती है जो जन कल्याण तथा परोपकार पर आधारित होती है। तो रूसो व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं बताता है। एक तो होती है एक्चुअल विल और दूसरी होती है रियल विल। जो एक्चुअल विल है वह स्वार्थ पर आधारित होती है, उसके अंतर्गत व्यक्ति केवल अपना ही स्वार्थ देखता है। लेकिन जो रियल विल है, जो आदर्श इच्छा है, वह समाज के कल्याण पर आधारित होती है, परोपकार पर आधारित होती है। अब देखते हैं सामान्य इच्छा किस प्रकार बनती है। समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। तो व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक्चुअल विल और रियल विल। तो यदि सभी व्यक्तियों की रियल विल को मिला दिया जाए, सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं को मिला दिया जाए तो क्या बनती है, सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। रूसो के अनुसार सभी नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो,
सामान्य इच्छा कहलाती है। तो सामान्य इच्छा क्या होती है कि नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो वह सामान्य इच्छा कहलाती है। सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों में से उत्पन्न होती है और सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। सामान्य इच्छा का तात्पर्य बहुमत की इच्छा नहीं है, यह एक या कुछ व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है, अर्थात यह गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। तो जो सामान्य इच्छा है वह बहुमत की इच्छा नहीं होती है, बल्कि एक ऐसी इच्छा होती है जो गुणात्मक होती है, जिसमें समाज की भलाई निहित होती है। भले ही वह एक व्यक्ति की इच्छा हो या कुछ व्यक्तियों की इच्छा हो या पूरे समाज की इच्छा हो, लेकिन वह समाज की भलाई पर आधारित होनी चाहिए। समाज हित से प्रेरित एक अकेले व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है। तो ये तो हो गया सामान्य इच्छा, यानी कि सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा नहीं होती है, बल्कि गुणात्मक इच्छा होती है, समाज की भलाई करने वाली इच्छा होती है। अब देखते हैं सामान्य इच्छा की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है अखंडता। सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है, उसके खंड नहीं किए जा सकते क्योंकि यह सामान्य है। सामान्य इच्छा राज्य को एकता के सूत्र में बांधती है, यह राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है। तो पहली विशेषता क्या हो गई? अखंडता, या इसको हम एकता भी बोल सकते हैं। अब है दूसरी विशेषता, दूसरी है संप्रभुता। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है, इस पर किसी प्रकार के दैवीय और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। सामान्य इच्छा ही कानूनों का निर्माण करती है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता तो उसको आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो सामान्य इच्छा क्या होती है? संप्रभु होती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सामान्य इच्छा जिस भी कानून का निर्माण करेगी उसका पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। यदि व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति को पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जब हमने रूसो की पुस्तक पढ़ी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी अंतिम लाइन यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करना अनिवार्य है। तीसरी विशेषता है अदेयता। सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती, यानी कि सामान्य इच्छा है वह व्यक्तियों में ही निहित होती है, किसी दूसरे व्यक्तियों को दी नहीं जा सकती, अर्थात हस्तांतरित नहीं की जा सकती। चौथी विशेषता है अचूक। अचूक का मतलब होता है जो कभी कोई चूक ना करे, कभी कोई गलती ना करे। सामान्य इच्छा अचूक है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, इसलिए यह हमेशा न्यायसंगत और उचित होती है। यह किसी प्रकार की चूक नहीं कर सकती। तो जो सामान्य इच्छा है वह हमेशा सही होती है, हमेशा न्यायसंगत होती है, कोई भी किसी प्रकार की चूक नहीं करती है। पांचवी विशेषता है स्थायी। सामान्य इच्छा किसी प्रकार के भावात्मक आवेशों या सनक का परिणाम नहीं है, यह मनुष्य की जन कल्याण की प्रवृत्ति का परिणाम है। यह व्यक्तियों के वास्तविक विवेक पर आधारित होती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
तो सामान्य इच्छा स्थायी होती है क्योंकि यह जन कल्याण पर आधारित होती है। छठी विशेषता है अप्रतिनिधित्व। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो के अनुसार जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तो वह स्वतंत्र नहीं रह जाता। तो रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है, यह प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त नहीं की जा सकती है, यह केवल जनता में ही निहित होती है। अब आगे देखते हैं। उसके अनुसार संसद सदस्यों के निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है, निर्वाचन के बाद वह दास बन जाती है। वास्तव में रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर जनता खुद शासन करती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन नहीं करती है। तो सामान्य इच्छा प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित है। अब देखते हैं सातवीं विशेषता। सातवीं है लोक कल्याणकारी। सामान्य इच्छा का उद्देश्य समाज के किसी एक अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण करना होता है। सामान्य इच्छा के पालन में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। यानी कि जो सामान्य इच्छा है उसको पता है कि जनता का कल्याण कैसे करना है, इसलिए सभी व्यक्तियों को सामान्य इच्छा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं तो उस व्यक्ति को सामान्य इच्छा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सामान्य इच्छा ही यह जानती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता किस बात में है, व्यक्ति का कल्याण किस बात में है। जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन न करे उसे पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये तो गई सामान्य इच्छा की विशेषताएं। अब देखते हैं सामान्य इच्छा की आलोचना। पहली आलोचना है अस्पष्टता। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत अस्पष्ट है। उसने सामान्य इच्छा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है। कभी रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की इच्छा होती है और कभी वह कहता है कि सामान्य इच्छा और बहुमत की इच्छा में अंतर होता है। तो रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा क्या है? अस्पष्ट है। कभी रूसो कहता है कि सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग ही क्या है? सामान्य इच्छा है। उसके बाद वह यह भी कहता है कि जरूरी नहीं है कि सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की इच्छा हो या बहुमत की इच्छा हो, वह एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है। तो इस प्रकार रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है? अस्पष्ट है। दूसरी आलोचना है यथार्थ व आदर्श इच्छा का भेद काल्पनिक। रूसो ने व्यक्ति की इच्छाओं को दो भागों में बांटा है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा, यानी कि एक्चुअल विल और रियल विल। वास्तव में इच्छाओं का इस प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। व्यक्ति में व्यक्तिगत स्वार्थ और सामाजिक हित की इच्छाएं मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी इच्छा यथार्थ है और कौन सी इच्छा आदर्श है। यानी कि जो इच्छाओं का जो वर्गीकरण है, जो यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का जो वर्गीकरण है वह सही नहीं है। तीसरी आलोचना है सामान्य इच्छा निरंकुशता को बढ़ावा देती है। सामान्य इच्छा अधिनायकवाद तथा सर्वाधिकारवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। रूसो का कहना है कि सभी कानून सामान्य इच्छा द्वारा ही बनाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति सामान्य इच्छा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सामान्य इच्छा के नाम पर शासक द्वारा मनमाना अत्याचार किया जा सकता है। तो जो रूसो की सामान्य इच्छा है वह निरंकुशता को बढ़ावा देती है,
क्योंकि रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा का पालन करना सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है और सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है। इसका मतलब है कि सामान्य इच्छा के नाम पर एक व्यक्ति मनमाना अत्याचार कर सकता है। हर्नसा कहता है कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी होब्स का शीश कटा लेवियाथन है। इसका मतलब है कि जो होब्स है उसका जो शासक है, उसका जो प्रभु सत्ताधारी है, वह एक व्यक्ति है या एक व्यक्तियों की संस्था है। लेकिन जो रूसो का प्रभु सत्ताधारी है वह कोई एक व्यक्ति नहीं है या कोई व्यक्तियों की संस्था नहीं है, बल्कि पूरा ही समाज क्या है, प्रभु सत्ताधारी है। लेकिन उस समाज में से कोई एक व्यक्ति सामान्य इच्छा के नाम पर निरंकुशता कर सकता है, अत्याचार कर सकता है। ठीक है, तो जो होब्स है उसमें तो एक व्यक्ति की सत्ता चलती है, लेकिन यहां पर तो सामान्य इच्छा की निरंकुशता चलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी होब्स का शीश कटा लेवियाथन है। यानी कि होब्स का शासक तो कोई एक व्यक्ति है या एक सभा है, लेकिन रूसो में ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा समाज ही या सामान्य इच्छा ही शासन करती है। अब चौथी आलोचना है, सामान्य इच्छा व्यक्ति के महत्व को नष्ट करती है। सामान्य इच्छा से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। सामान्य इच्छा के सामने व्यक्ति की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। रूसो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करने वालों को इसके पालन के लिए बाध्य करता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, इसलिए वह कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो जो रूसो की सामान्य इच्छा है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा का पालन करने में ही प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है। यानी कि व्यक्ति सामान्य इच्छा के आदेशों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अब है पांचवी आलोचना, छोटे राज्यों के लिए ही उपयोगी। सामान्य इच्छा का सिद्धांत केवल छोटे राज्यों में ही सफल हो सकता है, क्योंकि छोटे राज्य में जनसंख्या कम होने के कारण सामान्य इच्छा का पता आसानी से लगाया जा सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि छोटी जनसंख्या होने के कारण या कम जनसंख्या होने के कारण जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग ले सकती है। आधुनिक युग के बड़े राज्यों में विभिन्न प्रकार के समूह निवास करते हैं, उनकी सामान्य इच्छा का पता लगाना असंभव है। छठी आलोचना है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में संभव नहीं। रूसो का विचार है कि सामान्य इच्छा की प्राप्ति के लिए या सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभु सत्ता के प्रयोग में भाग लिया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि सामान्य इच्छा की प्राप्ति के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाना चाहिए। इस शर्त का पालन प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में ही संभव था, क्योंकि वहां की जनसंख्या क्या थी, कम थी। लेकिन वर्तमान समय के प्रतिनिधि लोकतंत्रों में यह संभव नहीं है। रूसो केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही समर्थन करता है। इस कारण वर्तमान में सामान्य इच्छा का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये तो गई सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचनाएं। आप जब इनको एक दो बार ध्यान दे के पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी। अब थोड़ा सा सामान्य इच्छा का महत्व भी देख लेते हैं। विभिन्न दोषों के बावजूद भी रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में असाधारण महत्व रखता है। अब देखते हैं कि किस प्रकार महत्व रखता है। पहला है, सामान्य इच्छा का विचार लोकतंत्र का पोषक है, क्योंकि यह
जन स्वीकृति को प्रभुसत्ता का आधार मानता है। यानी कि प्रभुसत्ता किसमें या संप्रभुता किसमें निहित है? सामान्य इच्छा में निहित है। और सामान्य इच्छा कहाँ से निकलती है? सामान्य जनता में से निकलती है। दूसरा महत्व है, सामान्य इच्छा द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि राज्य का उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण करना होना चाहिए। तीसरा है, रूसो के सिद्धांत ने आदर्शवादी विचारधारा को प्रेरणा प्रदान की है क्योंकि इसने यह प्रतिपादित किया है कि राज्य का आधार शक्ति न होकर इच्छा है। तो रूसो ने आदर्शवादी विचारधारा को प्रोत्साहन दिया है क्योंकि रूसो कहता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा है। तो आदर्शवादी विचारधारा है वह रूसो से प्रभावित है। आदर्शवादी विचारधारा भी यही कहती है कि राज्य का निर्माण शक्ति से नहीं हुआ है बल्कि इच्छा से हुआ है। चौथा महत्व है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज में शरीर और उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करके सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है। तो ये हो गई हमारी सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अगर एक बार समझ में ना आए तो आप एक काम करना, इस पूरे के पूरे वीडियो को अपने नोट्स में उतार लेना और फिर समझने की कोशिश करना। आपको कन्फर्म समझ में आ जाएगा। बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है।